नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीव विज्ञान का आज एक और बेहतरीन टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रोग। इस टॉपिक से जुड़े 40 बेहतरीन प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम देखेंगे, जो आपके रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी तक टॉपिक वाइज जो क्लास मैं चला रहा हूँ जीव विज्ञान की आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए, उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। एक आपका वीडियो था कोशिका का और एक आपका वीडियो है विटामिन का। तो इन दोनों क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो प्लेटलेट्स है वह इस बुखार में काफ़ी हद तक गिर जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो डेंगू का बुखार है यह किससे होता है, तो मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। तो फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मादा एडिज एजिप्टी, इस मच्छर के काटने से जो है डेंगू का बुखार होता है। और इस बुखार में जो है प्लेटलेट्स मनुष्य के शरीर का कम होने लगता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। बेहतरीन प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया जो है किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी है यह विषाणुओं के द्वारा होती है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणुओं के द्वारा यह बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पानी से डरने की यह एक प्रक्रिया होती है। यानी कि जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है वह व्यक्ति जो है पानी से डरने लगता है, पानी से दूर भागने लगता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा यह जो हाइड्रोफोबिया है यह रेबीज का ही एक पुराना नाम है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, यह रेबीज का ही एक पुराना नाम है हाइड्रोफोबिया। इसमें जो है सामान्य तौर पर जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्लियर कर लेना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तथा यह जो पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से यह डेंगू बुखार होता है, तो यह एक वायरस जनित बीमारी भी है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यह एक वायरस जनित बीमारी भी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि डेंगू किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है या किससे फैलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से भी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। तो आप याद कर लीजिएगा, मेनिंजाइटिस यह बीमारी होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे हम क्या कहेंगे। यदि कोई मानवीय रोग पूरे विश्व में बृहद क्षेत्र में फैला है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, तो उस रोग को हम बोलेंगे पेंडेमिक। तो आप याद कर लीजिएगा, इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं पेंडेमिक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता। ये दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं फैलता है आपको बताना है। तो इसमें से आपका कौन सा रोग जीवाणु से नहीं फैलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो एड्स है यह जीवाणु से नहीं फैलता है, बल्कि यह विषाणु यानी कि वायरस जनित बीमारी है आपकी एड्स। इसके अलावा आपका
तीनों जो ऑप्शन है, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया और काली खांसी हो गई, ये आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो एड्स है आपका किससे फैलता है, तो वायरस से यानी कि विषाणु से फैलता है एड्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पोलियो का कारण क्या होता है, पोलियो किससे फैलता है। तो पोलियो किससे फैलता है, तो यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी। पोलियो के टीके की यहाँ पे बात की जा रही है, पोलियो के टीके की जो खोज है किसने की थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस टीके के पोलियो को वैक्सीन की जो खोज है जोनास साल्क के द्वारा की गई थी 1952 में। तो डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 1952 में जो है इस टीके की खोज करी गई थी पोलियो की, किसके द्वारा, तो जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो आपका क्षय रोग है, इसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी इसको कहा जाता है। तो यह जो बीमारी है यह आपकी वायरस से नहीं होती है बल्कि बैक्टीरिया से फैलती है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो टीबी है यह आपकी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो ये फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, खसरा, रेबीज़, पोलियो, ये तीनों आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। लेकिन आपका जो क्षय रोग है यह आपका किससे फैलता है, तो क्षय रोग आपका फैलता है बैक्टीरिया से, यानी कि टीबी से। तो और बैक्टीरिया से फैलता है आपका क्षय रोग। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है किससे फैलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बीमारी आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है, हेपेटाइटिस बी। इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर हमारा प्रभावित होता है, हमारा यकृत प्रभावित होता है इस बीमारी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस जनित बीमारी है हेपेटाइटिस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो इस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो मैंने आपको अभी बताया है, इससे जो है हमारा लीवर यानी कि हमारी जो यकृत है हमारा, यह प्रभावित होता है इस रोग से। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एड्स का कारण क्या होता है। तो अभी हमने पहले ही प्रश्न में बात की थी कि जो एड्स है एक वायरस जनित बीमारी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एड्स किस प्रकार की बीमारी है, तो एड्स आपकी वायरस जनित बीमारी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कई बार एड्स का जो पूरा नाम है वो पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इसका पूरा नाम भी बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, आप याद कर लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा नाम होता है, तथा यह वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एड्स के जो वायरस होते हैं, एड्स का जो विषाणु होता है उसमें क्या होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, एड्स के विषाणु में, वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन इसमें होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पे, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु किसके उदाहरण होते हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु होते हैं ये किसके उदाहरण होते हैं, तो ये एक रेट्रोवायरस के उदाहरण होते हैं। आप याद कर लीजिएगा, ये जो हैं एड्स के जो विषाणु होते हैं ये रेट्रोवायरस के उदाहरण होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके कारण फैलता है तो आप याद कर लीजिएगा, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है यह किसके कारण फैलता है, तो विषाणु से होने वाला यह एक रोग है। तो आप याद कर लीजिएगा, विषाणु से होने वाला रोग है यह आपका
जापानी इंसेफेलाइटिस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, विषाणु, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी आप क्लियर कर लीजिएगा, विषाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खसरा की बीमारी किससे फैलती है। खसरा की यहाँ पे बात हो रही है। तो खसरा भी जो बीमारी है यह आपकी वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित बीमारी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। इम्यूनोलॉजी का जो जनक है यह किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को जो है इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। रानीखेत बीमारी की यहाँ पे बात हो रही है कि यह किससे संबंधित है। तो यह भी एक विषाणु जनित बीमारी है। सबसे पहले तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यह एक बीमारी आपकी किससे फैलती है। तो यह भी आपकी वायरस से फैलती है, विषाणु से फैलती है। और यह जो बीमारी है मुर्गियों में आमतौर पर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुर्गियों से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था। तो आप याद कर लीजिएगा, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, इसके द्वारा विश्व से चेचक का जो उन्मूलन है वर्ष 1980 में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से किसकी प्रमुखता, मतलब किनमें प्रमुखता से पाया जाता है फुट एंड माउथ रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी में। जो फुट और माउथ रोग होता है यह जो है आपके मवेशियों में पाया जाता है। और जिसके अलावा भेड़ हो गई, यहाँ पे भेद नहीं होगा, भेड़ होगा, मवेशियों में, भेड़ में, सूअर में, भेड़, बकरियाँ, ये सभी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं सभी में जो है फुट और माउथ नामक जो बीमारी है यह फैलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह भी आपकी फुट एंड माउथ रोग आपका विषाणु से ही फैलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। जब हम एड्स की बात कर रहे थे तो एड्स भी आपकी वायरस जनित बीमारी, आपको पता चल गया होगा। तो जो एड्स का परीक्षण है इसकी पहचान किस टेस्ट के माध्यम से की जाती है। तो एलिसा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिएगा। जो एलिसा परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो यह जो है एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इबोला क्या है। इबोला क्या है। तो इबोला क्या है, तो यह एक प्राण घातक वायरस है। क्या है, तो यह एक प्राण घातक वायरस है, यानी कि विषाणु है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा यह जो इबोला है सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका के देशों में यह बीमारी देखने को मिली थी, जो वहाँ पे महामारी का रूप भी ले चुकी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, H5N1 इन्फ्लुएंजा को हम क्या बोलते हैं। H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है बर्ड फ्लू कहा जाता है। और यह भी आपका वायरस से ही फैलता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी वायरस से ही फैलता है H5N1। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, H1N1 वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। H1N1 वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। H1N1 वायरस को हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, DPT का जो टीका होता है निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे DPT के टीके की बात हो रही है कि यह जो है किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, DPT का जो टीका है यह किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। इन 3 रोगों के बचाव के लिए जो है DPT का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
मैं आपको वायरस से होने वाले सभी बीमारियों को एक बार से रिमाइंड करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कि वायरस से यानी कि विषाणु से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। एक बार आप फिर से रिवाइज इसको कर लीजिए। रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो गया, दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला हो गया, गलसुआ हो गया। ये सभी जो बीमारियां हैं आपकी वायरस यानी कि विषाणु से होती हैं। तो इनको एक जगह कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो डीपीटी के टीके के बारे में हमने बात कर ली है। यह 3 रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के बचाव के लिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। भोजन में विषाक्तता का कारण क्या होता है? भोजन की विषाक्तता का कारण क्या होता है? जो फूड की पॉइजनिंग होती है, भोजन विषाक्तता का मतलब हो जाएगा इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग से इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका मेन कारण एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो इस बैक्टीरिया को, इस जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? इस जीवाणु को बोला जाता है सैल्मोनाई बेसिलाई। तो आप याद कर लीजिएगा, सैल्मोनाई बेसिलाई नामक बैक्टीरिया के कारण ही जो फूड पॉइजनिंग है वह होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो तपेदिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। जो तपेदिक है इसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक को क्षय रोग भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम ट्यूबरकलोसिस यानी कि टीबी भी बोलते हैं। तो तीनों ही एक ही बीमारी के नाम है, तपेदिक कह लीजिए या टीबी कह लीजिए या क्षय रोग कह लीजिए। तो यह जो है आपकी किससे फैलती है? तो यह आपकी फैलती है बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होने वाली यह बीमारी है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, तपेदिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और मलेरिया हो गया। तो पोलियो तो आपका फैलता है वायरस से, और इन्फ्लुएंजा फैलता है आपका किससे? तो यह भी वायरस से फैलता है। लेकिन जो मलेरिया नामक बीमारी है यह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलती है। तो यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है आपकी मलेरिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। और क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण किससे किया जाता है? टीबी का परीक्षण का तरीका क्या होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, मैनटॉक्स का परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि टीबी है कि नहीं है। तो आप याद कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनटॉक्स का परीक्षण। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, मैनटॉक्स का परीक्षण। वहीं जो विडाल का परीक्षण है यह टाइफाइड रोग की पहचान के लिए किया जाता है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए जो है किसका परीक्षण होता है? तो विडाल का परीक्षण। वहीं मैनटॉक्स का परीक्षण जो है क्षय रोग के लिए किया जाता है। 27वां प्रश्न आपके सामने है। और निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, आपको बताना है। इसमें से एक ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से आपका जो टाइफाइड होता है पानी के प्रदूषण से होता है। इसके अलावा आपका कौन सा रोग हो जाएगा? इसके अलावा आपका हो जाएगा यहाँ पे पीलिया हो जाएगा, इसके अलावा हैजा हो जाएगा। ये तीनों जो बीमारियां आपकी पानी के प्रदूषण की वजह से फैलती हैं। लेकिन आपका जो हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है, आपका हेपेटाइटिस बी, यह आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी आपकी वायरस से होती है। बाकी आपकी टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, ये सभी आपके जल के प्रदूषण से ही फैलते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। जल में अगर प्रदूषित जल का अगर आप सेवन करते हैं लगातार, तो आप इन तीनों में से किसी एक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको याद कर लीजिएगा, टाइफाइड, पीलिया, हैजा ये पानी के प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण किसका है? टाइफाइड और जो कालरा है यह किसके उदाहरण माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइफाइड और जो कालरा है यह एक
जलजन्य बीमारियां हैं, यानी कि प्रदूषित जल के सेवन से ये दोनों बीमारियां होती हैं, टाइफाइड और कालरा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जलजन्य रोग हैं टाइफाइड और कालरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है। यहाँ पे कुष्ठ रोग की बात हो रही है। तो जो कुष्ठ रोग होता है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ के। इसमें से किस एक बीमारी को छोड़ के सभी बीमारियां वायरस से फैलती हैं। तो इसमें से आपका कौन कौन सा रोग वायरस से फैलता है, आइए देख लेते हैं। तो पीलिया आपका वायरस से फैलता है, गलसुआ आपका वायरस से फैलता है, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से फैलता है। लेकिन जो आंत्र ज्वर होता है यह आपका बैक्टीरिया से फैलता है, यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है आपकी आंत्र ज्वर। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंत्र ज्वर। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। तो एक बार अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले टिटनेस हो गया, टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, क्षय रोग यानी कि टीबी, टाइफाइड, कोढ़, ये सभी बीमारियां आपकी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, एक जगह कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। जो बीसीजी का टीका होता है निम्न में से किसमें लगाया जाता है, किसमें जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षय रोग की रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का जो टीका है वह लगाया जाता है। तो क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीबी के रोकथाम के लिए जो है बच्चों में यह टीका लगाया जाता है। बच्चों में आप याद कर लीजिएगा, बच्चों में यह टीका लगाया जाता है क्षय बीसीजी का, क्षय रोग यानी कि टीबी के रोकथाम के लिए। जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किससे फैलती है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है यह किससे फैलती है आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो बीमारी है यह फंगस से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंगस यानी कि फफूंद से होने वाली बीमारी है एथलीट फुट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। इसमें से कौन सा रोग कवक जनित है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो रोग है आपका गंजापन, आप याद कर लीजिएगा। जो गंजापन है यह कवक से होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, गंजापन। इसमें से कौन से रोग का कारण जो है सॉरी यहाँ पे कवक जनित रोग पूछा गया। इसमें से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो इसमें से आपका कौन सा रोग कवक से होता है। तो त्वचा का प्रदाह, आप याद कर लीजिएगा। त्वचा का प्रदाह जो है यह कवक से होने वाला रोग है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। वहीं आपका पोलियो वायरस से होता है। मैंने आपको बताया था कि जो पोलियो है यह वायरस से होता है। और हैजा जो होता है आपका, हैजा किससे होता है। तो हैजा आपका बैक्टीरिया से होता है। तो ये चीज़ आपको याद कर लीजिएगा। पोलियो और पीलिया में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पोलियो और पीलिया दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें से आपका जो आपका पोलियो है यह आपका वायरस से यानी कि विषाणु से होता है। इसके बाद त्वचा का प्रदाह आपका कवक से होने वाला रोग है। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मलेरिया से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिल्ली यानी कि प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तथा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, मच्छर। आप याद कर लीजिएगा, यह एक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज नामक एक परजीवी मच्छर होता है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ
को लेकर उड़ता है और इसी के काटने से ही जो मलेरिया है वह बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से ही जो बीमारी है मलेरिया की वह होती है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा। वहीं डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। डेंगू जो है मादा एडिज एजिप्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेंगू जो है मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होती है। वहीं जो आपका मलेरिया नामक बीमारी है, मलेरिया आपके मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलती है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तथा यह जो आपका मलेरिया रोग है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से ही फैलता है, जिसको लेकर कौन उड़ता है? तो जिसको लेकर मादा एनाफिलीज नामक मच्छर उड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इस वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही यह बताया था कि जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, रोनाल्ड रॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है उसकी आपको पहचान करनी है और उसका आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं नामक बीमारी किससे होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो निद्रा रोग होता है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, जो निद्रा रोग होता है, यह ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होता है यह निद्रा रोग। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी आपके तीनों जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गई और आपका रंजकहीनता, ये तीनों जो बीमारियां हैं आपकी आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आती हैं। बाकी आपका जो रतौंधी है यह आनुवांशिक रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी के तीनों को आपको याद रखना है, ये सभी आपके तीनों आनुवांशिक रोग हैं, हीमोफीलिया, वर्णांधता और रंजकहीनता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से टोटल 40 बेहतरीन प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है जो आज के टॉपिक रोग से जुड़े हुए थे। यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।